वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का एजेंडा है इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर करना, विच इज एलपीजी रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो पहले ये समझते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है। तो हमारी इकोनॉमी 1947 में इंडिपेंडेंट होती है, जिसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन के थ्रू हम अपनी पूरी इकोनॉमी को प्लान करते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, किस तरीके से हमारी सेक्टर्स फंक्शन करेंगे। सो एक इकोनॉमिक पॉलिसी वहाँ पर है, बट वो पॉलिसी बहुत अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाई, तो उसमें कुछ फेलियर्स आए, बिकॉज ऑफ विच जुलाई 1991 में हमें दोबारा इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ी, जिसको हमने क्या नाम दिया, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बस बात। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी यही है कि आपने इकोनॉमी को वापस से फॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। These steps for reformation were termed as reforms. Got it? And then these were classified into three subheads, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यही हमारे तीन क्या बनते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, बी केयरफुल। सेकेंडली, ग्लोबलाइजेशन कोई अलग से रिफॉर्म नहीं था, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन होगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जितनी भी पॉलिसीज बनाई थी वो लिबरलाइजेशन के लिए और प्राइवेटाइजेशन के लिए बनाई थी, जिसका आउटकम क्या होता है कि इकोनॉमी ओपन हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एफडीआईज और इन्फ्लो आना स्टार्ट हुआ फॉरेक्स का। सो दिस इज वेरी बेसिक आइडिया ऑफ एलपीजी। अब स्टार्ट करते हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत ही क्यों थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पहला बनता है, बेटा व्हाई डू वी नीड रिफॉर्म्स, या हमें रिफॉर्म्स उस टाइम पे चाहिए ही क्यों थे। तो वैसी बात है, पूरी प्लानिंग पीरियड के 40 साल 1950 से 1990 के बीच में हमने बहुत सारी पॉलिसीज परस्यू की। ग्रीन रेवोल्यूशन किया, आईपीआर 1956 किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की, और भी काफी सारी पॉलिसीज परस्यू की, बट उनसे हमारे एक्सपेक्टेड या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आए, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एक डाउन टर्न आता है लास्ट पीरियड ऑफ 1990s में। मतलब 1985 से 1990 के बीच में बहुत ज़्यादा डाउन टर्न आते हैं, जिसके बाद हम क्या करते हैं, कहीं जाके लोन मांगने की कोशिश करते हैं। एंड जब भी हम लोन मांगने जाते हैं तो जो लेंडर होते हैं वो हमारी क्या चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी, कि क्या मैं लोन रीपे करने के लिए भी सक्षम हूँ या नहीं। उसके लिए वो मुझे कुछ कंडीशंस बनाकर देते हैं, उन्हीं कंडीशंस को हमने क्या कहा, एलपीजी का लेटर ऑन। ठीक है, विल टेक केयर ऑफ इट। अभी एक बार पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत ही क्यों है। तो यहाँ से हम सीक्वेंस में आप करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद होगा। देखो, सबसे पहले आईपीआर 1956 के अंडर हमने ज्यादा डोमिनेंट रोल किसको दिया था, पब्लिक सेक्टर को, व्हिच मींस कंट्री का मेजरली इंडस्ट्रियल सेक्टर किस पे डिपेंडेंट था, पब्लिक सेक्टर पे। अब वो पब्लिक सेक्टर क्या लेके चल रहा है, रिजर्वेशन लेके चल रहा है, मोनोपोली। जब भी मोनोपोली आती है, मतलब सिंगल सेलर होगा, तो जब भी मोनोपोली आती है तो मार्केट के कॉम्पिटिटर्स उसके साथ नहीं भिड़ सकते। अब कंपटीशन नहीं होगा तो मैं तो अकेला मालिक बन गया। ऐसी सिचुएशन में मुझे किसी का डर नहीं है, तो मैं चाहे अच्छा काम करूं चाहे बुरा काम करूं, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। इतनी मोनोपोली होने की वजह से इनएफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा होती गई, फिक्स सैलरी होने की वजह से, प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव्स ना होने की वजह से जो मैनेजरियल वर्क था वो इतना हाईली करप्ट हो गया या हाईली पिल्फरेड हो गया, जिसके कारण आउटपुट और एफिशिएंसीज कम हो गई। तो पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज स्लोली एंड स्टेडीली कन्वर्टेड इनटू सोशल डेबिट लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जैसे जो सरकारी कंपनीज थी उस टाइम पर, वो इतनी लॉस में चली गई कि उनका बर्डन किसको बियर करना पड़ता था, गवर्नमेंट के बजट को, और बजट के थ्रू किस पे जाता था, सोसाइटी पे जाता था। तो वो हमारे लिए जिंदा लाश के बराबर हो गया था कि ना हम उसको रख सकते थे ना हम उसको निकाल सकते थे। तो बेसिकली पीएसयूज हमारे लिए उस टाइम पे सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से इश्यूज क्रिएट कर रही थी। फर्स्ट पार्ट आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज, क्योंकि वो सारी पीएसयूज में चली, पीएसयूज क्या हो गई थी, लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट पार्ट। सेकंड आता है बजट क्राइसिस। अब पीएसयूज लॉस में है तो उनका सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर जाएगा, बजट पे जाएगा। तो हमारे बजट के खर्चे बढ़ गए और रेवेन्यू क्या हो गया, एकदम से कम हो गया। सेकंड। थर्ड आता है जब बजट में क्राइसिस होगा तो उसको फाइनेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बोरिंग्स करेंगे। फिजिकल डेफिसिट, या तो नए नोट्स प्रिंट होंगे या फिर बोरो किया जाएगा। बोरिंग्स करते ही हमारी कंट्री की बोरिंग्स इंक्रीज हुई, लीडिंग टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ा तो मेरी कंट्री का प्रोडक्ट महंगा होगा, बाहर से खरीदना सस्ता, तो हम बाहर से इंपोर्ट करने लग गए, लेकिन बाहर वाले हमसे सामान नहीं मंगवा रहे थे क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा था। तो बेसिकली मेरी कंट्री में सामान महंगा मिलता है, सपोज चाइना में वो चीज सस्ती मिलती है, तो मैं अपनी डिमांड के लिए भी चाइना से मंगाना पसंद करूंगा, बिकॉज ऑफ विच इंपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे, बट मेरी कंट्री से कोई नहीं मंगाएंगे क्योंकि उन्हें महंगा पड़ेगा, इसलिए एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। इंपोर्ट्स बढ़ते गए, एक्सपोर्ट्स कम होते गए, लीडिंग टू बीओपी क्राइसिस। नेक्स्ट आता है कि बीओपी में क्या आने लगा, डेफिसिट आने लगा। अब बीओपी में डेफिसिट है, इसका मतलब आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं और इनफ्लोज क्या हो रहे हैं, कम। तो आपके फॉरेक्स के रिजर्व्स भी क्या हो जाएंगे, कम। तो नेक्स्ट आते हैं कि हमारे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुए। अब फॉरेक्स रिजर्व्स इतने गिर गए कि वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन, क्या करने लगे,
15 डेज या 2 वीक्स जितने और इंपोर्ट करते तो उसके बाद खत्म हो जाते, इतना हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व रह गया था ऑन द ईव ऑफ 1991। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जब इतनी प्रॉब्लम हुई तो हमको पैसों की जरूरत पड़ी। अब पैसे कहाँ से लेकर आए, तो हमारे पास हमेशा दो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वन इज वर्ल्ड बैंक, उसी की ब्रांचेस है काइंड ऑफ, या उसी की विंग्स हैं बेसिकली, वन इज IBRD। जब भी आपको लॉन्ग टर्म कंट्री की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए लोन चाहिए होता है, अपने डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए होता है, तो हम किसको अप्रोच करते हैं, IBRD को, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बट IMF आपको ज्यादातर शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, नॉट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जस्ट टू हैव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो हमने 1991 में $7 बिलियन का इनसे लोन का एक फंड रेज करने की रिक्वेस्ट की। तो सामने सब ये लोग क्रेडिट एजेंसीज हैं जो क्या करेंगी, सामने वाले को लोन देने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि वो लोन रीपे कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने हमें कहा कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज भी करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ओपन भी करना पड़ेगा। तो बस अब यहाँ से आपके रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं। तो जुलाई 1991 में रिफॉर्म्स को 2 हिस्सों में बांटा गया। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। दो रिफॉर्म्स कौन से थे, वन वाज स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरे का नाम था स्ट्रक्चरल मेजर्स। ठीक है, स्टेबलाइजेशन वर्ड अपने से ही क्लियर है कि वो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। स्टेबिलिटी किस चीज में होती है, प्राइसेस में। ना ही कंट्री में इन्फ्लेशन होगी, ना ही कंट्री में डिफ्लेशन होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी, दोनों के बीच में बैलेंस होगा। सो स्टेबिलिटी हमेशा शॉर्ट टर्म में होती है, क्योंकि आपको नहीं पता अगले 5 साल में प्राइस का रेट क्या होगा, आई मीन प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन। तो हम स्टेबिलिटी हमेशा किसमें मेजर करते हैं, शॉर्ट टर्म में। जबकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये कहते हैं कि पूरी इकोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही बदल दो, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट में कन्वर्ट कर दो, इकोनॉमी को क्लोज की जगह ओपन कर दो। ये सब क्या होता है, स्ट्रक्चर, जिसका इंपैक्ट कभी भी आपको सेम डे नहीं मिलता, वो किसमें मिलता है, लॉन्ग टर्म में। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म थे, ये थे शॉर्ट टर्म। इसका पर्पस था कि वो प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, इनका पर्पस था कंट्री की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि बीओपी को करेक्ट करेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के थ्रू बीओपी के डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे और कंट्री का फॉरेक्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। मतलब बीओपी के डेफिसिट की वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होते जा रहे थे उन्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि कंट्री की एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दो कि कंट्री के अंदर इंटरनेशनल कंपटीशन जितनी ताकत आ जाए और हमारे सेल्स से अपने आप ही एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए और अपने आप ही फॉरेक्स का बिल्ड हो जाए। सो इस तरीके से दो रिफॉर्म्स हमने दिए। इन्हीं रिफॉर्म्स को फर्दर क्लासिफाई करके हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब पहले क्या होता है, लाइसेंस राज था कि पहले लाइसेंस मिलता तो आप काम कर सकते थे, बट अब लाइसेंस की जगह क्या हो गया, लिबरलाइज, कि अब आप फ्री हो, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स में आपको फ्रीडम है, आप जैसे चाहो वैसे ऑपरेट कर सकते हो। पहले कोटास होते थे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस की, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या इतने एरिया में आ सकता है। और अब प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि आप प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जितने स्टेप्स ले सकते हो वो सब ले रहे हैं। थर्ड आता है, पहले परमिट्स लेनी पड़ती थी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंडर, अब परमिट की जगह ओपन ट्रेड है, फ्री ट्रेड है, आप जिस कंट्री के साथ चाहो उतना ट्रेड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने 3 फॉर्म्स लिए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चैप्टर से मैंने हमेशा लिबरलाइजेशन पर बेस्ड फाइनेंशियल सेक्टर और फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स देखे, बट टू कंसीडर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम पहले प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं बिकॉज वो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल कवर लिबरलाइजेशन इन डिटेल। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है ब्रीफली एक्सप्लेन प्राइवेटाइजेशन। लिसन वेरी केयरफुली। देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, अब प्राइवेट सेक्टर को आने दो। एग्जांपल से सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, बैंक का एग्जांपल लेते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग सिंपल एग्जांपल, जरूरी नहीं है प्रैक्टिकली भी पॉसिबल था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं थे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, अब हमने प्राइवेट को भी अलाउ करा कि तुम भी आ जाओ, अपनी ब्रांच खोल लो। दिस इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ये कहता है कि जो चीज़ पहले मना थी अब उस चीज़ के लिए हाँ कर दिया गया तो आप भी आ सकते हो। तो जब आप बिल्कुल स्क्रैच से अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो किसका पार्ट बनता है, लिबरलाइजेशन का। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या हुआ, लिबरलाइजेशन ये कहता है कि आप एंट्री अलाउ कर रहे हो या खुद का एक्सपेंशन अलाउ कर रहे हो, है ना। जबकि प्राइवेटाइजेशन ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी को ही बेचकर किस में कन्वर्ट कर दो, प्राइवेट में कन्वर्ट कर दो। याद रखना, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ ट्रांसफर, याद रखना ट्रांसफर है मतलब पब्लिक से प्राइवेट जाएंगे, ऑफ मैनेजमेंट, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पीएससी। पीएससी मतलब पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग। सरकारी कंपनी का प्राइवेट सेक्टर में तबादला हो जाना या ट्रांसफर हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब इसको करने के 2 तरीके, या तो आप पूरी की पूरी कंपनी को ही कन्वर्ट कर दो प्राइवेट में बाय सेलिंग ऑल द स्टेक्स, एज इट इज पूरी कंपनी को उठाया और आपने प्राइवेट को बेच दिया, उसके अंदर पब्लिक गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर।
जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर, जिसमें पूरी की पूरी एंटिटी को ही सेल ऑफ कर दोगे, ना आपको उसमें कोई मैनेजर रहेगा, ना आपको उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ना ही आपकी ओनरशिप रहेगी। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। ये कुछ ही एंटिटीज के लिए किया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर भी कैसे खरीदेगा, इसलिए बहुत ही कम केसेस में होता है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, डिसइन्वेस्ट या डिसइन्वेस्टमेंट। पार्ट्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सो डिसइन्वेस्टमेंट सिंपली कहते हैं कि मेरे पास सपोज करो एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, मैंने उसके 50% पार्टनरशिप के नाम पे किसी और को अपने उसमें पार्टनर ऐड किया, या मेरे पास एक कंपनी थी, मैंने उसके 5% शेयर्स किसी को सेल कर दिए, 15% सेल कर दिए, 25% कर दिए, या 60% भी सेल कर दिए। उस केस में वो आपके लिए क्या बनती है, डिसइन्वेस्टमेंट बनती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ जब आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कुछ हिस्सा स्टेक सेल ऑफ कर देते हैं। अब इसको भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है माइनॉरिटी सेल और एक होता है स्ट्रेटेजिक सेल। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि ओनरशिप कहाँ से स्टार्ट होती है कंपनी में। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस कंपनी के 51% शेयर्स है, तो उसका मालिक कौन होगा, मैं। चाहे मेरे पास 100% शेयर्स नहीं है, बट मेजॉरिटी होने की वजह से ओनरशिप मेरी क्या रहेगी ना। दिस इज द केस। तो माइनॉरिटी सेल में 50% से कम के शेयर्स को बेचा जाता है, बाकी अपने पास रखा जाता है। पर्पस क्या होता है, ओनरशिप अपने पास रहे, किसी और के पास ना चली जाए। स्ट्रेटेजिक सेल क्या कहता है कि आप 50% या 50% से ज्यादा स्टेक्स ही बेच देते हो, हमें उसकी ओनरशिप नहीं चाहिए, वो भी ट्रांसफर कर दो। तो ये स्ट्रेटेजिक सेल और ये क्या है माइनॉरिटी सेल, दोनों किसकी टाइप्स होती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या है। देखो बिल्कुल क्लियर कट पर्पस है। पहला, मेरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मेरी ओनरशिप में है तो वो लॉस में चल रही है, जब मैं उसको कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहा, तो उससे बेटर ये कि मैं उसको सेल कर दूं ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो पहला आता है कंट्री के अंदर मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आएगा अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ कंपनीज में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ये सब चीजें हो पाए, उसके साथ साथ कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ पाए। दिस वाज द सोल ऑब्जेक्टिव। प्लस जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो तुम बताओ, सोच के गवर्नमेंट बजट में उसका इंपैक्ट जाएगा या नहीं जाएगा, जल्दी से बताओ, सोचो। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सरकारी कंपनी बिक रही है तो ऑब्वियसली पैसा तो नहीं के पास आएगा। अब ये कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, हमने गवर्नमेंट बजट में किया ये एंटिटी। सो जब भी आपका एसेट कम हो रहा है, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, तो वो किस में जाता है, कैपिटल रिसीट में। ठीक है, याद रखिए। सो ये आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जो बीओपी के क्राइसिस, बजट की क्राइसिस को क्या करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। पर इससे प्रॉब्लम भी होती है, तो कुछ फेलियर्स भी थे। सबसे पहला फेलियर तो ये था, इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया गवर्नमेंट की, हमारे पास ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, इनकी इतने परसेंट अगर हम शेयर्स सेल ऑफ भी कर देते तो हमें अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक का रेवेन्यू मिलना चाहिए। बट एक्चुअली कितना मिला, सिर्फ 35,000 करोड़ तक का रेवेन्यू मिला, विच मीन्स 10 से 15,000 करोड़ का अंडर वैल्यू करके एसेट्स को सेल ऑफ कर दिया गया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू जनरेट करने का, उतने ऑब्जेक्टिव तक हम नहीं पहुंच पाए। पहला प्राइम फेलियर। दूसरा आता है, अब देखो प्राइवेटाइज होगा कि जो सरकारी कंपनी सस्ते रेट पे चीजें दे रही थी, पब्लिक सेक्टर को लाने का पर्पस क्या था, आईपीआर 1956 से पहले ये तो था कि कंट्री में 50% से ज्यादा लोग पुअर थे, उनको वेलफेयर की जरूरत थी, प्रॉफिट मोटिव की जरूरत नहीं थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर को लाया गया कि पब्लिक सेक्टर ऐसे काम करेगी जिससे वेलफेयर बढ़े, ना कि प्रॉफिट बढ़े, है ना। अब वो हो भी रहा था एक्चुअली। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि जितनी एक सिलसिला ट्रेजडी के नाम से बहुत आता है, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, एज फार एज आई रिमेंबर, आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर सिलसिला के नाम से एक विलेज है, जहाँ पे हैंडलूम का काम होता था, बेसिकली कपड़े की बुनाई का, जो पावर लूम के थ्रू होता था। हैंडलूम सॉरी, पावर लूम के थ्रू होता था। पावर लूम मतलब वो मशीन जो बिजली से चलती है। अब बिजली कहाँ से आ रही थी, सरकारी कंपनी से, बट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन उस सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से उस कंपनी के कन्वर्जन के साथ ही उन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए। अब बिजली के रेट बढ़े तो पावरलूम इंडस्ट्री जो थी उसको वो खर्चा बढ़ गया। अब खर्चा बढ़ा तो कहीं ना कहीं खर्चा कम तो करना है, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, सबसे पहली मार किसको पड़ती है, लेबर को। तो उन्होंने लेबर की वेजेस कम कर दी। अब वेजेस इतनी कम हो गई कि उनकी सस्टेनेंस से भी नीचे चली गई कि वो सर्वाइव भी ना कर पाए। ऐसी सिचुएशन में जितने भी वहाँ पे वर्कर्स थे उसमें से 100 या 200 कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये आप देख सकते हो कि लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट और लार्ज स्केल इंक्रीज इन कॉस्ट की वजह से प्राइवेटाइजेशन भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, उतना अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाता जितना हमें एक्सपेक्टेड था। दिस वाज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं है कि सारी ही कंपनीज लॉस में थी, कुछ कंपनीज अच्छी भी थी, और आज तो है पीएसयू। आई एम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा खुद का एक हमेशा से ऑब्जेक्टिव था कि मैं किसी पीएसयू में जॉब ज्वाइन कर सकूं। तो मतलब मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा ट्राई करना कि यू विल गेट सम कॉर्पोरेट जॉब इन पीएसयूज। है वो कंपनी की तरह, बट वो है क्या, सरकारी जॉब है। तो बेसिकली क्या है, कुछ पीएसयूज ऐसी थी कि जो एफिशिएंटली थी और प्रॉफिट भी कमा रही थी, उनको और बढ़ावा देने के लिए, इंसेंटिव या मोटिवेशन देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेटस देती है, एक तरीके से कुछ अवार्ड्स देती है। उन अवार्ड्स में 3 अवार्ड्स के नाम आते हैं, महारत्न,
नवरत्ना और मिनी रत्ना। ये देखो हमें पता है अकबर के दरबार से कुछ नाम निकले हैं नवरत्ना और ये सब, बट स्टिल उनको रिकॉग्नाइज इसी बेसिस पे किया जाता था। किसी भी पीएसयू के एंटरप्राइज उस पे जाना वेबसाइट पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एचपीसीएल की वेबसाइट पे जाते हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें ना पहले लाइन ये होती है आप मिनी रत्ना कंपनी, महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी, बट ना उसको। तो ये पॉइंट सिर्फ ये कहते हैं कि ये स्टेटस हर साल हर दूसरे तीसरे साल दिए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है जो कंपनी को पहले साल में मिल गया वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलेगा, नहीं, उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए ये अवार्ड्स असाइन होते हैं। तो एट प्रेजेंट जुलाई 2021 के बेसिस पे 10 महारत्ना कंपनीज है, 14 नवरत्ना कंपनीज है, 73 मिनी रत्ना कंपनीज है। दो एग्जांपल आपके सामने, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेल भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड समथिंग, कॉन्कर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरीके से ये चार दो कंपनीज हर एक की बेटा याद रखना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। ये सारी कुछ कंपनीज हैं जो पीएसयूज हैं, लेकिन उनको अच्छी एफिशिएंसी होने की वजह से ये स्टेटस ग्रांटेड है। इसके बाद इससे फायदा क्या होता है? देखो फायदा ये होता है कि जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये एक्चुअली है तो सेपरेट लीगल एंटिटी, बट स्टिल इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, तो ये किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, एचपीसीएल एक सब्सिडरी है किस चीज की है? ओएनजीसी की। अब ये सब कुछ किसमें डील करते हैं? नेचुरल गैसेस में डील करते हैं या पेट्रोलियम में डील करते हैं। अब इन सब का कंट्रोल किसके पास आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल एंड क्रूड ऑयल बेसिकली। अब उसके अंदर उनका मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी है। अब उनकी वजह से क्या होगा, कभी भी आपको कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है या डे टू डे ऑपरेशन के बेसिस पे कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए आपको लेट एपिसोड फेस करना पड़ता है। ऊपर से परमिशन आएगी तो हम करेंगे, ऊपर से परमिशन आएगी। तो जब आपको ये स्टेटसेस ग्रांट हो जाते हैं तो आपको अपनी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलती है। ऑपरेशनल मतलब आप अपना काम कर सकते हो, कंप्लीट फ्रीडम है, आप जितना चाहो जैसे चाहो वैसे काम करो, क्योंकि आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो तो हमको बीच में बोलने का हक ही नहीं है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने ऑपरेशंस को जितना एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हो और उसके लिए जो चाहिए वो आप फ्रीली करो, कंप्लीट लिबर्टी दी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। आई नो मैं बहुत थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल आई एग्री कि टाइम की का क्रंच है, लाइक आई जस्ट वांट कि आपको एक ब्रीफ आइडिया, बेसिक आइडिया मिल जाए। अब इसके बाद आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि आपके पास स्टोरी और वैल्यू पॉइंट्स है। कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज नॉट ग्लोबलाइजेशन और उससे रिलेटेड जो भी कांसेप्ट्स है। मैं ग्लोबलाइजेशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूँ। वन इज बेसिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेकंड इसके दो रिलेटेड कांसेप्ट्स व्हिच इज डब्ल्यूटीओ एंड सेकंड वन इज आउटसोर्सिंग। तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग से शुरू करेंगे। सी आउटसोर्सिंग सिंपली कहते हैं कि हम सब चीजें खुद करने की कोशिश में हर चीज खराब करते हैं। एग्जांपल बिजनेस स्टडीज में आपने टॉपिक क्या होगा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, या एक चीज और बोलते हैं उसको, नॉट रिमेंबर इट क्लियरली, लेकिन एक टर्म आती है कि व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप हर चीज कंट्रोल करने जाओगे तो उस पार्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। सिंपल सा केस सेम आपके पेपर के साथ है। अगर आपका सपोज कल ही पेपर और आपने आज पढ़ना स्टार्ट किया, आप ये सोचो मैं 100% कवरेज कर दूं, तो उस चीज के चक्कर में आप एक भी टॉपिक को डिटेल में अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। दिस इज द केस। सो आउटसोर्सिंग ये कहते हैं कि अगर मैं कंपनी से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मारुति सुजुकी का एग्जांपल लेते हैं कि मारुति सुजुकी अपनी गाड़ी के लिए, अपने डिजाइन के लिए, अपने इंजन के लिए, अपनी असेंबलिंग के लिए, सीट्स के लिए, इनके लिए जाना चाहता है। क्या वो अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए जाना चाहता है? ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मारुति सुजुकी ये कहता है कि मैं अपने म्यूजिक सिस्टम भी खुद बनाऊंगा और इन हाउस एक प्लांट सेटअप करूंगा उसका, तो सोच के देखो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर वही म्यूजिक सिस्टम वो सोनी म्यूजिक कंपनी से आउटसोर्स करा ले, मतलब बनवा ले और उसको लाकर सिर्फ इंस्टॉल कर ले, तो एक तो उसका काम है डेली का, तो उसकी स्केल ऑफ ऑपरेशन की वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, मार्केट की वैल्यू मिलेगी, ब्रांड वैल्यू बेसिकली, और उसकी एफिशिएंसी हमसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसकी वजह से हमने क्या किया? कोर एक्टिविटी अपने पास रखी। कोर मतलब जो हमारे लिए जरूरी है, जैसे इंजन है, बॉडी पार्ट्स है, गाड़ी के बॉडी पार्ट्स हैं, ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, कोर एक्टिविटी है। तो इन एक्टिविटीज को तो मैं खुद करूंगा, बाकी जो जरूरी नहीं है, जिससे सीट का कवर, तो ये हम क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं कि तुम बना दो और हमें दे दो, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इस पर्पस को, इस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्स बोलते हैं। ये तो था कंट्री के अंदर ही होता है। अब ऐसा ही क्या होता है? कंट्री के बाहर भी होता है। तो काफी सारी ऐसी सर्विसेज या ऐसे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो इन हाउस या इन कंट्री नहीं की जा सकती, उसके लिए हम दूसरी कंट्री से कराना पसंद करते हैं। इसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। कि जब आप कुछ एक्टिविटीज खुद ना करके किसी और से करा लो, उसे आप आउटसोर्सिंग बोलते हो, क्योंकि आपके पास हो सकता है लेबर ना हो, स्किल्स ना हो, रिसोर्सेज ना हो बेसिकली। अब ऐसे सिचुएशन में इंडिया एक फेवरेबल सिचुएशन डेस्टिनेशन बनता है आउटसोर्सिंग का। क्यों? सबसे पहले हमारे पास आउटसोर्सिंग की सर्विसेज कौन सी आती है? तो हम सबके लिए बुक कीपिंग का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, कॉल सेंटर सर्विसेज का काम करते हैं, फिल्म एडिटिंग का काम करते हैं,
कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम करता है। इस टाइप की जितनी भी सर्विसेज हैं जिन्हें हम केपीओ बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें नॉलेज का काम है और आपको सिर्फ सर्विसेज लाइन करनी है, इस टाइप का काम इंडिया को ज्यादातर मिलता है। क्यों मिलता है? पहला रीजन, इंडिया में लेबर बहुत स्किल्ड है। सेकंड, वो लेबर चीप भी है। चीप मतलब सस्ता है, वो चीप नहीं होता। चीप का मतलब यहाँ पे हुआ कि सस्ता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम से किसी बैंक में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख के आसपास की सैलरी एक्सपेक्टेड है एनुअली। बट अगर आप यही जॉब किसी फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 30, 40, 50 के अराउंड मिल जाता है। इट सिंपली सेज कि आपकी कंट्री का लेबर क्या है? चीप है, सस्ता है। उसके साथ साथ इंडिया का टर्शियरी सेक्टर बूस्ट पर है, मतलब हमारे यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में बूम आया हुआ है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी, एआई, सॉफ्ट स्किल्स ये सब स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है, जिसके कारण हमें और भी ज्यादा काम मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट आउटसोर्सिंग। डब्ल्यूटीओ क्या है? अब डब्ल्यूटीओ क्या है? अब देखो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और उसके बाद ये देखा गया कि वर्ल्ड वाइड एक हार्मनी मेंटेन करने की जरूरत है, ट्रेड के थ्रू ये चीज की जा सकती है, तो इन्होंने 1948 में गैट को सेटअप किया। गैट वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो गुड्स में होता था, आना जाना जो होता था वो गुड्स का होता था, सर्विसेज बहुत कम होती थी क्रॉस बॉर्डर, जिसकी वजह से गैट को 1995 जैसे जैसे टाइम इवोल्यूट करता है डब्ल्यूटीओ से रिप्लेस कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका लोगो ये बनता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अर्थ जिसमें इस तरीके से साइडों से रेशियोज आते हैं। बट ये प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि मैंने केसीपी टाइप क्वेश्चन देखा था किसी के पेपर में, उन्होंने ये लोगो दिया और आपसे पूछा आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ ब्रीफ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है एंड सो ऑन। तो अगर आपको लोगो ही नहीं पता होगा तो आप आगे का ऑपरेट कर ही नहीं पाओगे। तो इस पूरे में से ये पिक्टोरियल क्वेश्चन बनता ही आ गया। सो नेक्स्ट में आते हैं 1995 में डब्ल्यूटीओ को सेटअप किया गया, जिसके अंदर एट प्रेजेंट 164 के अराउंड मेंबर कंट्रीज बैठती हैं। एट प्रेजेंट नहीं है, इट इज समवेयर अराउंड 2010 के आसपास के काउंट है, और इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों कंसीडर होते हैं, ये याद रखना। सेकेंडली, इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये है, वर्ल्ड में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, लोगों को फोर्स करना कि आप टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स को अवॉइड करो और जितना हो सकता है फ्री ट्रेड में इंडल्ज करो। सेकंड, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को, तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसके अंदर इस तरीके के ट्रेड को अवॉइड करो जो नार्कोटिक्स पर बेस्ड है, मतलब ड्रग्स पर बेस्ड है, जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है या कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लार्जली अफेक्ट करता है। इस टाइप के ट्रेड को डिस्करेज करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये बनता है। सेकंड, थर्ड आता है वर्ल्ड में प्रोडक्शन को बढ़ाना, मतलब अगर हम कहते हैं कि मेरी कंट्री में रिसोर्सेज तो है बट पॉपुलेशन या पैसा ना होने के कारण डिमांड नहीं है, तो वो रिसोर्सेज क्या जा रहे हैं? वेस्ट जा रहे हैं। जबकि दूसरी कंट्री है जहाँ पे रिसोर्सेज ना होने के बाद भी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस कंट्री को और इस कंट्री को आपस में जोड़ने का काम क्या करता है? कौन करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। तो प्रोडक्शन बढ़ाना और उसके साथ साथ लोगों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, इसका काम है, डब्ल्यूटीओ का काम है। देन एक टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में हम जो यूएसए का बिहेवियर देख रहे हैं और उसकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देख रहे हैं, उसमें तो इसका बहुत रेलेवेंस आता है। अब ये क्या चीज है? देखो, डब्ल्यूटीओ के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज भी बैठती हैं और डेवलपिंग भी बैठती हैं। एग्जांपल, यूएसए भी बैठता है और इंडिया भी बैठता है। अब ऐसी सिचुएशन में डब्ल्यूटीओ का ये काम है कि वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करे, मतलब ना डेवलप्ड टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए, ना ही डेवलपिंग लगाए। हाँ, ये प्रोविजन जरूर रखा गया इसके अंदर कि अगर कंट्री अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो वो किसी तरीके का बैरियर उस पर लगा सकती है। अब यूएसए ऐसी सिचुएशन में 50% तक के टैरिफ इंपोज कर रहा है, और वो भी किसी भी रीजन की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे को वर्ल्ड पीस चाहिए, है ना, डिस्करेज करने के लिए कि इंडिया अपने ट्रेड को कम करे, जिससे उसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स कम आए, क्योंकि वो सारा फॉरेक्स रिजर्व कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है? रशिया जा रहा है, जो यूक्रेन रशिया वॉर को फ्यूल कर रहा है, उसका ये टेक है। सो पॉइंट यहाँ पे सिंपली ये आता है कि जब डब्ल्यूटीओ फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है तो ऐसी सिचुएशन में वो अमेरिका को कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि तुम ट्रेड को फ्री करेंगे, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? बायस है। बायस का मतलब क्या है कि ज्यादातर डब्ल्यूटीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में अपर हैंड किसका होता है? डेवलप्ड कंट्रीज का। तो ये बहुत बारी क्लेम किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फायदा किसको देती है? कंट्रीज को, जैसे यूएसए को, और वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा मौके या ज्यादा बोलने को नहीं दिया जाता। सेकेंडली, ये ओपन कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जब डेवलपिंग अपना सामान उनके पास लेके जाते तो बैरियर लगा देते, पर जब वो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग में अपना सामान लेकर आती है तो फोर्स करते कि तुम कोई भी बैरियर हमारे ऊपर नहीं लगाओ। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत बारी आते हैं, वेरी बेस्ड है कि क्या इंडिया को इसमें मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम दो पार्ट्स करते हैं इसमें, एक फेवरेबल का और एक अनफेवरेबल का, वो डिपेंड करता है जस्टिफिकेशन पे। तो मैं पहला पार्ट कंसीडर करता हूँ कि वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है या डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू होता है। पर इंडिया के साथ हमेशा ही एक फेवरेबल सिचुएशन रही है, क्योंकि इंडिया अपनी सभी कमिटमेंट्स को क्या करता है? पूरा करता है, और वो इस तरीके के अनप्रेसिडेंट बैरियर्स, अनप्रेसिडेंट टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स इंपोज नहीं करता।
जिसकी वजह से रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स भी क्या आते हैं, हमेशा फेवरेबल आते हैं। दिस इज ओनली फर्स्ट टाइम कि यूएसए हमें परेशान कर रहा है, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी कंट्री अननेसेसरीली इंडिया को परेशान नहीं करती। तो इंडिया को अभी तक डब्ल्यूटीओ से क्या मिले, ज्यादातर फायदे ही मिले। पर अनफेवरेबल क्यों है, क्योंकि इंडिया एट लार्ज क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्रीज का जो नुकसान है वही इंडिया का भी नुकसान है। तो इंडिया शुड बी अ मेंबर तब तक जब तक कि हमें फायदे मिल रहे हैं, और जिस दिन हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन होगा वी शुड स्टॉप बीइंग अ मेंबर। दिस इज डब्ल्यूटीओ। चलते हैं ऊपर वाले टॉपिक। ये क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब है कि जब आप सारी कंट्रीज को आपस में जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो, या सभी बॉर्डर्स को होते हुए पॉलिटिकल फ्रंटियर्स एग्जिस्ट करेंगे, और उनके होने के बाद भी आप ट्रेड को इस तरीके से मेंटेन करो कि आप उसको बॉर्डरलेस विलेज या बॉर्डरलेस वर्ल्ड काउंट कर लो, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके मेरिट्स कंसीडर करते हैं। हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के 4 मेरिट्स आते हैं स्पेसिफिकली। फर्स्ट, मार्केट एरिया बढ़ जाएगा। क्यों? अब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सामान बेचने के लिए, मैं वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी बेच सकता हूँ। सिमिलरली वर्ल्ड से लीडर्स कंट्री के अंदर आकर भी बेच सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है क्योंकि अब हम उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं दूसरों से। थर्ड आता है कि जो आपके स्किल्ड रिसोर्सेज है, से फॉर एग्जांपल मैं अगर स्किल्ड हूँ और मुझे मेरी कंट्री में कहीं पर अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं इजीली दूसरी जगह जाकर वो रिसोर्स क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। सेम अगर आपकी वर्ल्ड में रिसोर्सेज है, एक जगह ज्यादा और एक जगह कम है, तो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, यूज। तो जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन करके लेते हैं। ये मैरिट्स है। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या आता है बेटा, जब बाहर से कोई सामान लेकर आपकी कंट्री में आके बेचेगा, तो जो आप खुद बना रहे थे उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन इतना हो जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को इतना परेशान करती हैं कि वहां पर ज्यादातर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कंपटीशन फेस करते हैं, मार्केट से एग्जिट ले जाते हैं। थर्ड, सेकंड आता है डिस्पैरिटीज बढ़ती है, अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो और भी डेवलप होती चली जाती है, और डेवलपिंग कंट्रीज के सभी रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर ट्रेड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है, और उसके अलावा जब ऐसी सिचुएशन आती है कि डेवलपिंग को खत्म करने पर आ जाता है, तो उस कंट्री का वेलफेयर भी खत्म हो जाते हैं, वहां के लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी भी और उनके वहां के रिसोर्सेज भी क्या हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं। दीस आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट वर द पॉलिसीज टेकन अंडर ग्लोबलाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन में हुआ क्या क्या था। तो ये 4 से 5 पॉलिसीज हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बी केयरफुल, ध्यान से समझना। सबसे पहले रूपी का पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउड। ये कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, सी डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम हर बैंक को अप्रोच नहीं कर सकते, करेंगे भी तो वो हमसे पर्पस पूछता है या हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। उस कन्वर्टिबिलिटी को क्या बोलते हैं, यही सेम टॉपिक। अब ये क्या था, 1991 से पहले अगर आपको रुपी को डॉलर से या डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना है, तो यू नीडेड परमिशन फ्रॉम आरबीआई, और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस या डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ता था। बट 1992-93 के आसपास वाले बजट्स में उन्होंने क्या किया, रुपी को पार्शियली कन्वर्ट करना परमिट कर दिया कि अगर आप एक लिमिट तक रुपी को कन्वर्ट कर दो फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कौन सा करंट, बीओपी का करंट अकाउंट, गुड्स सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का, या इनकम और सर्विसेज का आने जाने का, इन पर्पसेस के लिए अगर आप रुपी को कन्वर्ट करा रहे हो तो यू आर फ्रीली अलाउड कि आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो। थोड़ी बहुत लिमिट्स लगा दी गई कि इतनी अमाउंट तक फ्री है, इसके बाद आप परमिशन दे दो, ऑटोमेटिक और परमिशन बेस्ड बोलते हैं। पर अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है, मशीन मंगवानी है या मशीन भेजनी है, एफडीआई करानी है या एफडीआई करनी है, उन पर्पसेस के लिए आपको क्या चाहिए थी, परमिशन। इसे तो बोला पार्शियल। बट नेक्स्ट ईयर के ही बजट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, उसको फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया कि अब किसी भी पर्पस के लिए करना हो, लिमिट ये रहेगी, इसके बियॉन्ड हमसे पूछो, इससे पहले ऑटोमेटिक परमिशन है, तुम कितना चाहो उतना कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। तो सेकंड आता है, इन्होंने रुपी को डीवैल्यू किया बाय 20%, कि अब रुपी की वैल्यू 20% कम हो गई, कि हमने पढ़ा हो। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, और एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट एप्रिशिएट होती है, सबके अगेंस्ट नहीं होती। जबकि डीवैल्यूएशन भी कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर होता है, और अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करने का मतलब हुआ कि मार्केट में जितनी भी फॉरेन करेंसीज है उन सबके कंपैरिजन में ही कम होगी, क्योंकि आपने अपनी खुद की वैल्यू को कम कर दिया। इसका पर्पस क्या था, अगर रुपी सस्ता होगा तो लोगों को मुझसे खरीदना क्या होगा, सस्ता पड़ेगा, हेंस मेरी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो दिस वाज सेकंड पॉलिसी। थर्ड आके इन्होंने एफडीआई की लिमिट्स बढ़ा दी कि बाहर से जो पैसा कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा था उस इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया 51% तक। कई सेक्टर्स में ऑटोमेटिक परमिशन आ गई कि आप 51% तक हाई टेक इंडस्ट्रीज में, या जो स्पेसिफिक लिस्ट इन्होंने निकाली इसके अंदर आप 51% तक इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी परमिशन के। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको रिसेंट ट्रेंड बताऊं तो इस साल इन्होंने 74% से शायद 100% करते हैं इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई को, व्हिच इज वेरी सिग्निफिकेंट। फोर्थ आ जाता है इंक्रीज इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, एंट्री ऑफ फॉरेन सेक्टर में।
बैंक्स। वैसे ही हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी करेंगे, बट मैंने आपको कहा था कि जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स हैं उन्हीं का आउटकम किस में आया था, ग्लोबलाइजेशन में। तो इन्होंने फॉरेन सेक्टर बैंक्स को और फॉरेन सेक्टर एंटिटीज को कंट्री में आने की परमिशन दी और उससे कंट्री का इनफ्लो और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों बढ़ गए। फिफ्थ आता है बेटा 5 ईयर की एक्सिम पॉलिसी निकाली। एक्सिम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसके अंदर जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, टैरिफ थे या नॉन टैरिफ थे, उनको या तो इन्होंने हटा दिया या उनको रिड्यूस कर दिया लार्जली, ताकि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, है। और उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज कम कर दी गई ताकि बाहर से जो सामान आ रहा है उसको डिस्करेज ना किया जाए, एनकरेज किया जाए, और इंडिया से जो सामान जा रहा है उसको भी एनकरेज किया जा सके। उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी कहीं 250% समथिंग चलती थी, जो 2007-8 के बजट तक आते आते 10% तक रिड्यूस हो चुकी है। अब एक चीज समझो, 1991 के रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं हुआ कि ये सब रिफॉर्म्स एक ही दिन पे अनाउंस हो, एक ही दिन पे इंप्लीमेंट हो गए, ऐसा नहीं है। 1991 के बाद धीरे धीरे आज तक भी वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ मेक इन इंडिया पॉलिसी 2014-15 में आया, तो वो भी हमारे लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो ये मत सोचना कि रिफॉर्म्स 1991 की जुलाई के मंथ में आया वो एक दिन अनाउंस हुआ उसी दिन खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। उस दिन से स्टार्ट हुए और हमने धीरे धीरे कंट्री को चेंज करना स्टार्ट किया। दीज वर ऑल द पॉलिसी जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर परस्यू हुई। लास्टली आते हैं बैरियर्स। तो वी हैव टू टाइप्स, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ का मतलब जो टैक्सेस लगाए जाएंगे इंपोर्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, मतलब जीरो रेटेड होते हैं, ना उस पे जीएसटी लगता है ना उस पे कोई और टाइप ऑफ टैक्स लगता है, याद रखना। तो इंपोर्ट्स पे ज्यादातर हमारे टैक्सेस इंपोज होते हैं ताकि उनको डिस्करेज करें और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें, ये टैरिफ हुई। नॉन टैरिफ का मतलब होता है कोई क्वांटिटी या कोटा लगा देना या रिस्ट्रिक्शन लगा देना किसी भी तरीके से ताकि कंट्री का एक्सपोर्ट कम किया जा सके। अगर देखो सिंपल सा एग्जांपल है, कोई एसेंशियल कमोडिटी जैसे बासमती राइस है, अब कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, अफ्रीका से डिमांड आई और हमने सारा बेच दिया, तो मेरी डिमांड को कौन पूरा करेगा, डोमेस्टिक डिमांड को। तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। ऐसी सिचुएशन में इन राइस के एक्सपोर्ट्स को रोकना जरूरी है। टैक्स तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप एक साल में इतना ही क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी आपको डोमेस्टिक में ही यूज करना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट की शॉर्टेज को क्या कर सको, कंट्रोल। तो ये ज्यादातर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दोनों पे लगते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए स्ट्रेटेजिक रीजन, दिस इज द स्ट्रेटेजिक रीजन। सो ये था पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वी आर डूइंग लिबरलाइजेशन और एक करेंगे लास्ट में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना, ठीक है। उसी के अंदर मैं आपको 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विल टेक केयर ऑफ इट। डन, करते हैं। तो अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दिस इज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का बेसिक मतलब मैंने आपको बताया था कि 1991 से पहले काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस होती थी जिसको हमने रिड्यूस या रिलैक्स कर दिया था, व्हिच इज टर्म्ड एज लिबरलाइजेशन। तो 1991 से पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, बट बाद में हमने लिबरलाइजेशन के अंदर उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को या तो हटा दिया, रिलैक्स कर दिया और अलग अलग सेक्टर्स में किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको था फाइनेंशियल और फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रेलेवेंस देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा है। एंड इसके लिए यू मस्ट बी अवेयर सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में क्या है। तो मैं बेसिक आइडिया इसी के ड्यूरिंग दे रहा हूं आपको। देखो पहले क्या था, अभी क्या था, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप करनी है, एक्सपैंड करनी है या डाइवर्सिफाई भी करनी है, आपको उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी अगर आप प्राइवेट सेक्टर से डील करते। अब इन्होंने क्या किया, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से डील करते हो तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सारी इंडस्ट्रीज को कम करके सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ा गया कि इन 18 को छोड़ दो, बाकी सबके लिए फ्री आप लाइसेंस के बिना भी ऑपरेट कर सकते हो। पर 18 भी ज्यादा है, तो इन्होंने बाद में और धीरे धीरे कम करते करते कितने पर आ गए, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज तक आ गए थे। लास्ट में आज की डेट में भी अगर आप इन 5 इंडस्ट्रीज में डील कर रहे हो तो यू हैव टू टेक लाइसेंस, अदरवाइज आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये 5 इंडस्ट्रीज कौन सी है, अगर आप डिस्टिलरी या ब्रूइंग का काम करते हो, अल्कोहल को लेकर, टबैको से रिलेटेड सिगार्स, सिगरेट्स और ये सब में डील करते हो, डिफेंस या एरोस्पेस से रिलेटेड कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, एक्सप्लोसिव्स बना रहे हो जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर, या कोई भी हजार्डस केमिकल बना रहे हो, तो ये सब चीजों के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। अदर देन दीज 5 आइटम्स, अगर आप इंडस्ट्री में कहीं पर भी किसी भी तरीके का प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप कर रहे हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 5 है कि देखो, या तो वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, या वो सेफ्टी कंसर्न्स में इंपॉर्टेंट है, या फिर वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इन 3 रीजंस की वजह से इन 5 लाइसेंसिंग रखी गई है, बाकी सबकी लाइसेंस हटा दी गई है। फर्स्ट, सेकंड, अगर आप पब्लिक सेक्टर से डील करते थे पहले, तो पब्लिक सेक्टर हर जगह फैला हुआ था। पढ़ा हमने शेड्यूल ए, बी एंड सी। शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व है, 17 इंडस्ट्रीज थी। तो इन्होंने क्या किया, उन 17 इंडस्ट्रीज को कम करते करते 8 पे ले गए कि केवल ये 8 इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर पब्लिक सेक्टर ही आ सकता है, बाकी सब प्राइवेट को आने दो। पर बाद में 8 को भी रिड्यूस करके कितने पे ले आए, 3 पर। अब ये 3 कौन सी है, रेलवेज, एटॉमिक या फिर डिफेंस। इन 3 इंडस्ट्रीज में सिर्फ पब्लिक सेक्टर आ सकता है और कोई भी नहीं आएगा इनको छोड़ के, बाकी सब में पब्लिक के साथ प्राइवेट कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो
पब्लिक सेक्टर तो है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, काफ़ी सारे हैं, बट उसके अगेंस्ट प्राइवेट कंपनीज भी है, रिलायंस का है, अडानी का है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज का है ना। सो दिस इज 17 से 8 किया, फिर 8 से ओवरकम करके 3 पर आ गए। नेक्स्ट आते हैं एसएसए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी रिजर्वेशन हुई थी, लिमिट लगाई गई थी 5 लाख के अराउंड। उस लिमिट को बढ़ाते बढ़ाते 10 करोड़ 25 करोड़ तक आ गए, विच मीन्स अब उसके अंदर भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो जो एलएसआईज हैं उनके कुछ जो छोटे वर्जन्स हैं वो एसएसआई को कंपटीशन देंगे, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और कंपटीशन दोनों बढ़ जाएंगे। एक तो इन्होंने लिमिट्स बढ़ा दी, प्लस उसके साथ साथ मार्केट फोर्सेस को अलाउ किया। पहले क्या होता था, उनके रेट्स गवर्नमेंट फिक्स करती थी, पर अब मार्केट को अलाउ कर दिया कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आप अपने रेट्स खुद फिक्स करो, गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। सो फोर्थ पार्ट आता है एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट बेसिकली क्या था, उस टाइम पे मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए एक्ट लाया था। बट इसके अंदर कोशिश ये की गई थी कि रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया जाए ताकि कंपटीशन को बढ़ाया जाए। पर 2002 में आपको कंपटीशन एक्ट ही इंप्लीमेंट करके दे दिया गया, जो और भी ज्यादा लिबरल था, ताकि मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स आ सके। अब आपको परमिट्स लाइसेंसेस लेने की जरूरत नहीं, आप जाओ और जाके मोनोपोलीज को तोड़कर फुल्ली कंपटीशन को प्रमोट करो। दीज वर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे एपेक्स रैंक कौन होता है, आरबीआई। तो आरबीआई का रोल ही बदल गया। पहले आरबीआई क्या था, सिर्फ रेगुलेटर था, मतलब वो ये कंट्रोल करता था कि कौन आएगा कौन जाएगा, बहुत नेगेटिव अप्रोच रखता था। बट आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स उसको फैसिलिटेटर बनाया गया कि तुम फैसिलिटेट करो और भी बैंक्स को आने के लिए प्रमोट करो। फर्स्ट सेकंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आना स्टार्ट हुए, उनको परमिशन दी गई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड वेरियस अदर बैंक्स। फॉरेन सेक्टर बैंक्स को भी परमिशन मिली कि आप इंडिया में आकर अपने बैंक सेटअप करो और ऑपरेट करना स्टार्ट करो। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लिमिट को बढ़ाया गया, जिसके अंदर उनको 74% तक इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली। एग्जांपल, मेरा एक जॉइंट वेंचर है, उसके अंदर इंडियन कंपनी 26% तक और फॉरेन कंपनी 74% तक कंट्रीब्यूट कर सकती थी, मतलब ऑनरशिप फॉरेन कंपनी के हाथ में हो सकती है। फोर्थ आता है इनका ईजी इन एक्सपेंशन प्रोसेस। अब अगर आपको अपनी ब्रांच सेटअप करनी है तो आप कर सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो तो आपको बार-बार आरबीआई की परमिशंस या अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है। आपको लाइसेंस बहुत इजी टर्म्स पे जल्दी मिल जाएगा अगर आपको ब्रांच एक्सपेंड करनी है, ठीक है। ये तो थे फाइनेंशियल सेक्टर। ऐसे आता है फिस्कल सेक्टर। फिस्कल में दो रिफॉर्म्स, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो सबसे पहले इन्होंने डायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज किया, मतलब अंधाधुंध तरीके से टैक्सेशन नहीं किया, रिबेट्स बढ़ाई, टैक्स फ्री स्लैब्स इंक्रीज की। एग्जांपल, स्टार्टिंग में 1 लाख 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, बट अगर आप आज एट प्रेजेंट देखें तो 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया गया, रैशनलाइज कि आप इतनी लिमिट तक टैक्स नहीं पे करोगे, इसके बाद अगर है तो वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स आई, ये बहुत रिसेंट है। एक तो जीएसटी आया 2017 में, सारे सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके, और जीएसटी के अंदर भी रेट का रैशनलाइजेशन हुआ कि अब से 2 रेट्स प्रिवेल करेंगी, बाकी सबको क्या कर दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इस तरीके से रिफॉर्म्स आए। देन आया सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस कि अब सब कुछ ऑनलाइन है, रिटर्न फाइलिंग से लेके स्क्रूटनी से लेके इनकम टैक्स के नोटिस से लेकर सब कुछ सिंप्लीफाइड है, उसमें अब कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। ये आते हैं फिस्कल सेक्टर में। फिर आते हैं बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। उसमें दो ही इंपॉर्टेंट है। पहला, रुपये का डीवैल्यूएशन, हमने अभी ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, सेम टॉपिक है बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एफआईआर। ये क्या चीज है, अगर आपने एफआईआर वाली वीडियो देखी है तो यू मस्ट बी अवेयर कि हम 3 तरीके से एक्सचेंज सिस्टम फिक्स करते हैं, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड या मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो हम फिक्स्ड को छोड़ के किसकी तरफ मूव करते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल की तरफ। तो हमने एफआईआर का जो रेट फिक्स करना स्टार्ट किया मार्केट के बेसिस पे, ताकि ट्रांसपेरेंसी और इक्विलिब्रियम बना रहे। नेक्स्ट आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेते हैं। प्राइमरीली कंपटीशन बढ़ जाए हमारे लिए, एफिशिएंसी और क्वालिटी बढ़ जाए, उसके साथ साथ कंट्री में फॉरेन ट्रेड आ सके। इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने ये बैरियर्स हटाए। तो इसमें कौन से बैरियर्स हटे, सबसे पहले जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज है, जो सामान कंट्री के बाहर जा रहा है उसको टैक्स फ्री किया, कि आप इसके ऊपर तो टैक्स मत लगाओ, ताकि कंट्री के पास सेल से ज्यादा पैसा आ सके। हर तरीके का टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर एक्सपोर्ट पे से हटाए। अब इंपोर्ट के ऊपर जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको कम कर दिया गया या हटा दिया गया, बट जो उसकी ड्यूटीज थी उनको रिड्यूस किया गया। मतलब आज भी अगर आप कंट्री के अंदर कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो तो ड्यूटी जाएगी, श्योरली जाएगी, बट अगर आप एक्सपोर्ट करें तो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड आता है बेटा रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, की पहले आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी इंपोर्ट के लिए भी, अब उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा लिबरलाइजेशन है। फिर से बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल और फिस्कल इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें हैव अ रीड। अब आते हैं टॉपिक के लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दिस इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, या उसके मेरिट्स की मेरिट्स क्या हैं और उसके दो वेरी बेस्ड क्वेश्चंस। पहला बात मेरिट्स में, सबसे पहले आपकी कंट्री की ग्रोथ बढ़ गई, जो 4-5% का जीडीपी फ्लक्चुएट करता था वो 7-8 यहां तक कि 9% तक भी चला गया। सेकंड, कंट्री में फॉरेन सेक्टर से इन्वेस्टमेंट्स आनी स्टार्ट हुई, एग्जांपल मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। कंट्री का फॉरेक्स बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, कुछ 600-700 करोड़ तक पहुंच चुका है। देन कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं क्योंकि सनराइज इंडस्ट्रीज डेवलप करना स्टार्ट हुआ।
ये सनराइज कौन सी होती है? वो इंडस्ट्रीज जो मार्केट में अभी आना स्टार्ट हुई है, ब्राइट फ्यूचर है उनका। एग्जांपल इलेक्ट्रिकल या इंजीनियर गुड्स की इंडस्ट्रीज, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए या फिर स्पेयर पार्ट्स हो गए, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में बहुत यूज होने वाले हैं आगे चलकर। तो हमारी कंट्री के अंदर बेटा सनराइज इंडस्ट्रीज का इवोल्यूशन हुआ, तो उसकी वजह से कंट्री से एक्सपोर्ट्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, बजाज, फिलिप्स, ये सब कंपनीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आता है कंट्री की इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आया, क्योंकि कंट्री के अंदर डिमांड के साथ साथ अब सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन कुड बी कंट्रोल्ड। लास्ट प्राइवेट सेक्टर के रोल की वजह से कंट्री के अंदर कंपटीशन बढ़ा, तो क्वालिटी भी बढ़ी, तो एफिशिएंसीज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई। सो दीज ऑल वर मेरिट्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, जो बहुत कम पूछते हैं, ज्यादातर डिवाइडेड पूछते हैं, जिसमें ये और ये दो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखो हमने पूरा एलपीजी पढ़ा, क्या कहीं पर एलपीजी में कहीं पर भी ये चीज आई कि आपने एग्रीकल्चर में क्या किया? अब यही इंपॉर्टेंट है, जिस कंट्री की 70 से 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, उस सेक्टर को इन्होंने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर किया। अब प्रॉब्लम और बढ़ा दी उसकी, जैसे जो सरकार पहले सब्सिडीज देती थी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, बिजली पे, वो सब्सिडीज खत्म कर दी। क्यों? वेस्टफुल खर्चा उनको लगा, तो उन्होंने गवर्नमेंट के बजट को क्राइसिस से बचाने में फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर सब्सिडीज को कम कर दिया, तो खर्चे बढ़ गए। दूसरा, फॉरेन सेक्टर को ओपन कर दिया, तो बाहर से कंपटीशन बेस्ड गुड्स आने इंडिया में स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से फार्मर्स को फूड ग्रेन क्रॉप्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन बढ़ गया। अब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड किसकी बढ़ गई थी? कैश क्रॉप्स की। तो फार्मर्स को ये लगा भाई फूड ग्रेन से कम होने वाला, तो एक काम करते हैं, फूड ग्रेन की जगह कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने शिफ्ट कर दिया कैश क्रॉप्स के तरफ। जैसे ही वो कैश क्रॉप्स पे गए, फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, उनकी वजह से प्राइसेस एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो गए। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट और भी कम होगी, जो गवर्नमेंट पहले थोड़ा बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत बैडली सफर करता है। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है कि बाहर से सामान इंडिया में आना स्टार्ट हुआ, तो कंपटीशन बढ़ गया। हमारी क्वालिटी इतनी थी नहीं कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस कर सके, तो डोमेस्टिक डिमांड भी उधर चली गई, फॉरेन डिमांड तो हम ले नहीं सकते थे, और ऊपर से नॉन टैरिफ बैरियर्स डेवलप्ड कंट्रीज ने लगा दिए, तो मैं अपना सामान लेकर भी नहीं जा सकता उनकी कंट्री में। इन तीन रीजंस की वजह से मेरा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या करता है? सफर। ना डोमेस्टिक मार्केट बची, ना इंटरनेशनल मार्केट बची, मैं दोनों के बीच में फंस के रह गया। करेक्ट, दिस वाज लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर आता है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी, तो उस केस में हम लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ मूव कर जाते हैं। फोर्थ आता है कंज्यूमरिज्म बढ़ने लगा। अब कंज्यूमरिज्म क्या होता है? बेसिकली अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मुझे एक ही चीज दिख रही है जो मेरे डिमांड को हल्का से सेटिस्फाई करती है, मैं वही खरीद रहा हूँ। अब मार्केट में इतने प्लेयर्स हो गए कि मैं अगर मार्केट में एक एक्स चीज परचेज करने जा रहा हूँ, तो एक्स के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स इतने हैं, मैं हर चीज परचेज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वेस्टफुल खर्चा बढ़ने लगे। हम कंज्यूमरिज्म पे उतर गए। अब क्या होने लगा? सेलर कम हो गए, सॉरी सेलर्स बढ़ गए, और कंज्यूमर्स क्या हो गए? कम, बिकॉज ऑफ विच लोगों की कंज्यूमरिज्म बढ़ गई। देखो कंज्यूमरिज्म एक पॉइंट तक अच्छा है, क्योंकि आपको वो बार्गेनिंग पावर देते हैं और चॉइस ऑफ गुड्स देते हैं, पर जब ये एक्सेस में होता है, तो बार्गेनिंग पावर का मिसयूज होता है, और उसके साथ साथ जो सामने वाले के बीच में कंपटीशन होता है, वो बहुत मतलब नॉन प्राइस कंपटीशन की वजह से एक मॉल प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का फेलियर मैं करा चुका हूं कि हमने जितना ऑब्जेक्टिव रखा था हम उतने करोड़ तक नहीं पहुंच पाए, उससे कम ही में हमने सब कुछ सेल ऑफ कर दिया। जो हमने टैक्स रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए थे, वो इसलिए किए थे कि आप फॉरेन सेक्टर के ऊपर आईजीएसटी, मतलब ये तो चलो बाद में है, बट हमने इम्पोर्ट ड्यूटी जो इन सबको कंट्रोल किया था, सिर्फ इसलिए कि फॉरेन सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को हम बढ़ा सके, बट उतना हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए, सेटिस्फैक्टरी से बहुत कम था। लास्ट आता है स्क्यूड ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक मतलब ये बनता है कि जितनी ग्रोथ हमारी कंट्री में हो रही थी वो इम्बैलेंस थी। सो लास्ट पार्ट आता है बेटा अनस्क्यूड, स्क्यूड ग्रोथ। स्क्यूड का मतलब होता है लॉपसाइडेड, एक तरफ झुकाव ज्यादा और एक तरफ कम। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कंट्री में जितनी भी डेवलपमेंट थी वो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज की ओर हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई एमएनसी इंडिया में आएगी तो वो गुड़गांव नोएडा में अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगी या किसी रिमोट विलेज में सेटअप करेगी। गुड़गांव नोएडा में वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो और भी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से कुछ एरियाज थे जो ऑलरेडी डेवलप्ड थे वो और होते गए, और जो बैकवर्ड थे वो बिल्कुल ही आउटडेटेड हुए। इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड या स्क्यूड ग्रोथ। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं दो क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वैल्यू बेस्ड है। जब आते हैं तो हमको इनके पॉइंट्स नहीं समझ आते क्या लिखे, जब भी पढ़ा तुमने सब। तो पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिस्कस करो इन द लाइट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के टर्म्स में उसको जस्टिफाई करो कि हमको रिफॉर्म्स के फायदे हुए या नहीं हुए। तो देखो हम जब सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं बेसिकली कि वो वेलफेयर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। देखो रिफॉर्म्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, बिल्कुल। रिफॉर्म्स की वजह से सब्सिडीज कम हुई, तो एग्रीकल्चर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, वेलफेयर कम हुआ। रिफॉर्म्स की वजह से हमारे जो फूड ग्रेन के प्राइसेस थे वो बढ़ गए, बताया ना, हम फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट कर गए, तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज होती, प्राइसेस बढ़ गए।
थर्ड आता है कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, जिसकी वजह से वेस्टफुल खर्चा होना स्टार्ट हुआ एंड लास्ट स्क्यूड ग्रोथ। जो सेक्टर्स ऑलरेडी डेवलप थे वो ओवर डेवलप हो गए, जो बैकवर्ड थे वो ओवर बैकवर्ड, तो इनके बीच की डिस्पैरिटीज बढ़ी। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। देन आता है कि क्या फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे जो सर्विस सेक्टर को बूस्ट पे ले जाते हैं। बिल्कुल जायज है। पहला, इकोनॉमिक रिफॉर्म, स्पेसिफिकली L&P, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स ने प्राइवेट सेक्टर के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज खोल दी थी कि उन्होंने इनोवेशन इन्वेंशंस करके सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड किया। सेकंड, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स बाकी सेक्टर से आउटशाइन कर गए। एग्जांपल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है, नॉट हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी होता है जिसमें होटल हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, ये वाला। मेडिकल फैसिलिटीज, उसके साथ साथ कंट्री के अंदर कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली, उसके साथ साथ इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये सेक्टर जरूर से ज्यादा डेवलप हुए, जिसके कारण पूरा ही सर्विस सेक्टर क्या करता है, फ्लरिश करता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की वजह से भी सर्विस सेक्टर को क्या मिलती है, थोड़ी ग्रोथ, पर क्योंकि वो दोनों सेक्टर ज्यादा ग्रोथ नहीं फेस कर पा रहे थे, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट रिलेशन है, बट यस देयर कैन बी सम इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रिलेशन। थर्ड आता है बेटर टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ आईटी, बाहर से टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है, उसके साथ साथ आईटी के ऊपर बहुत काम होना स्टार्ट होता है, वोकेशनल एजुकेशन और ये सब भी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जिसके चलते कंट्री के अंदर धीरे धीरे सर्विसेज का बूस्ट देखने को मिलता है। लास्ट चीप एंड स्किल्ड लेबर, कि इंडिया का लेबर चीप भी था प्लस स्किल्ड भी था, तो बाहर से और भी अपॉर्चुनिटीज आई, तो जब मुझे दिख रहा है कि मुझे उस टाइप की जॉब मार्केट में मिल रही है, तो मैं अपनी स्किल्स को उसके अकॉर्डिंग और अडैप्ट करूंगा, तो धीरे धीरे लोग नई नई स्किल्स को डेवलप करते हैं फॉर द सेम रोल्स, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर और भी बूस्ट पे चला जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलपीजी चैप्टर फ्रॉम माय एंड। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक इट, इट विल जस्ट टेक 1 सेकंड फॉर यू, बट मेरे लिए वो इमेंस मोटिवेशन का काम करेगा। जस्ट वन थम्स अप, कुछ भी जो आपको लिखना है, वन कीवर्ड इन द कमेंट बॉक्स, ताकि वो मुझे कहीं ना कहीं इतनी मोटिवेशन दे कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं और उतना ही डिटेल में बनाऊं। ऑल्सो अगर ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है तो आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ शॉर्ट्स बना दूं जिसके अंदर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जस्ट 5 to 6 आपको बता दूं कि ये कर लो, इतना भी इनफ है अगर आप 80 में से 70 स्कोर करना चाहते हैं। तो डू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर योर कमेंट्स, प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड जितना हो सकता है उतना वर्ड स्प्रेड कीजिए, सो दैट आई फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड एज वेल। अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा इस कंटेंट के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेकंड फेज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बाय।